जब आपके पास टोटल 25 स्टॉक्स निकल के आ गए हैं जो कि लार्ज कैप हैं, जो कि अभी चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं और जिन्होंने पिछले 5 सालों में अच्छा ग्रोथ हासिल किया है एंड जिनके मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बहुत अच्छी रही है पिछले 5 सालों में, उन कंपनीज के आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक्स स्क्रीमर पे। दोस्तों, आज है 4 जून यानी कि लोकसभा इलेक्शंस 2024 के रिजल्ट्स का दिन। एक्सपेक्टेशन थी बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट के दोबारा आने की और प्रचंड बहुमत के साथ आने की। दोबारा तो एनडीए की गवर्नमेंट आ रही है बट बहुमत बहुत प्रचंड नहीं मिला है। ये चीज मार्केट को अच्छी नहीं लगी और आज निफ्टी सहित सभी मेजर इंडिसेज में एक जोरदार फॉल देखा गया। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इस फॉल का फायदा उठाया जाए अपने लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक्स पिक करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो फॉर्मूला जिसको यूज करके आप अपने लिए बेहतरीन लार्ज कैप के स्टॉक्स चुन सकते हैं। ऐसे शेयरों का चुनाव किसी भी क्रैश के सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेयर मार्केट का क्रैश यानी कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और वोलेटिलिटी। इस सिचुएशन में लार्ज कैप स्टॉक्स को चुनने का जो लॉजिक है उसके पीछे 2 या 3 मेजर रीजंस हैं, जिसमें से पहला है कि लार्ज कैप के स्टॉक्स कम वोलेटाइल होते हैं। बड़े क्रैशेज के दौरान वो स्मॉल कैप या मिड कैप की अपेक्षा में कम गिरते हैं। तो वहीं जब रिकवरी की बारी आती है उस समय भी लार्ज कैप के स्टॉक्स सबसे पहले रिकवर करते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और निकालते हैं अपने लिए कुछ बेहतरीन लार्ज कैप के स्टॉक्स। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे फेवरेट वेबसाइट screener.in के ऊपर और मैं आज यूज करने वाला हूँ प्री बिल्ट स्क्रीन जो मैंने क्रिएट कर रखा है अपने लिए। इस स्क्रीन को मैंने सेव किया हुआ है लार्ज मार्केट कैप अंडर परफॉर्मर्स के नाम से। तो आइए इस पे क्लिक करते हैं और इससे पहले कि हम लोग शेयर्स के ऊपर ध्यान दें, हम लोग सबसे पहले लॉजिक को समझेंगे कि यहाँ पे जो भी मैंने कंडीशंस लगाए हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आइए एक एक करके सारे कंडीशंस को समझते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन है वो है मार्केट कैप ग्रेटर देन 20,000 करोड़। ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है, मैंने बस वैसी ही कंपनी को चुना है, इसलिए हमारे पास जो कंपनीज निकल के आ रही हैं वो सारी की सारी लार्ज कैप होने वाली हैं। जो सेकंड कंडीशन है वो है ईपीएस ग्रोथ 5 years इज ग्रेटर देन रिटर्न ओवर 5 years, यानी कि लास्ट 5 सालों का कंपनी का ईपीएस ग्रोथ कंपनी के शेयर्स के लास्ट 5 सालों के रिटर्न से ज्यादा हो। दोस्तों, हम लोग ये बात जानते हैं कि भले ही शॉर्ट टाइम पीरियड में एक कंपनी और उसके शेयर्स के बीच का कोरिलेशन बिगड़ जाए, बट अगर हम लोग बात करते हैं एक लंबे टाइम फ्रेम की जैसे कि 5 साल, तो फिर ये कोरिलेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आता है। अगला जो हमारा कंडीशन है वो है प्राइस टू अर्निंग्स लेस देन 20। ये इंश्योर करता है कि हम लोग जहां भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर अपने लिए जो भी स्टॉक ढूंढ रहे हैं वो अभी चीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही हो। जो नेक्स्ट हमारा कंडीशन है वो अगेन प्राइस टू अर्निंग्स एवरेज ऑफ 5 years है, जो कि मैंने रखा है 35 से नीचे। यूजुअली मैं इस नंबर को 25 या उससे नीचे का पसंद करता हूं, बट क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो कि यूजुअली बहुत स्टेबल कंपनीज होती हैं, तो उस केस में हम लोग इस फिगर को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं और इसे 35 के लेवल्स पे रख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्राइस टू अर्निंग्स एवरेज ऑफ 5 years क्यों इंपॉर्टेंट है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप ऊपर आई बटन में दिए हमारे वीडियो को जरूर चेकआउट करें। ये वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट्स है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक का और आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी को पूरी तरीके से बदल देने की कैपेसिटी रखता है। जो हमारा अगला कंडीशन होने वाला है वो है ईपीएस ग्रोथ 5 years ग्रेटर देन 3। मैं अपने लिए ऐसी कंपनीज चाहता हूं जिन्होंने पिछले 5 सालों में एटलीस्ट 3% या उससे ज्यादा का CAGR ईपीएस में ग्रोथ हासिल किया हो। आई नो कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये नंबर 3 बहुत लो दिखाई पड़ेगा। आप इस केस में इस नंबर को 5 या 7 भी रख सकते हैं, बट मैं आपसे बोलूंगा कि इस नंबर को बहुत ज्यादा अनयूजुअली हाई ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी ने पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ दिखाया हो वो आगे भी उस ग्रोथ को कंटिन्यू रख सके, और इस ग्रोथ के मोमेंटम के टूटने पर शेयर्स का अंडर परफॉर्मेंस चालू हो सकता है और आप उस केस में ट्रैप हो सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन होने वाला है वो है एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 years इज ग्रेटर देन 15 और एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 years इज ग्रेटर देन 10। अब ये कंडीशन बाकियों से थोड़ा अलग है क्योंकि इसे मैंने ब्रैकेट के भीतर रखा हुआ है और इसके बीच में एंड की बजाय मैंने और यूज किया हुआ है, यानी कि या तो हमारी कंपनी का एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 5 सालों में 15 से ज्यादा होना चाहिए या फिर एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 सालों में 10 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर की बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका ROCE बहुत ज्यादा नहीं होता है या इनफैक्ट 15 के नीचे भी रहता है, बट क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ROCE से ज्यादा ROE इंपॉर्टेंट होता है और वो फिगर मेरे हिसाब से 10 के ऊपर बहुत अच्छा माना जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज के लिए,
तो इसके लिए उन कंपनीज को अपने लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए मैंने और में ROE को भी इंक्लूड कर लिया है। ये कंडीशन ये इंश्योर करती है कि जो भी कंपनीज हमारे लिस्ट में अपीयर हो रही हैं उनका मैनेजमेंट का क्वालिटी बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छे से मैनेज हो रही है और उनके ऑपरेशंस अच्छे और इफिशिएंट तरीके से चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट और फाइनल कंडीशन है अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन लेटेस्ट क्वार्टर इज ग्रेटर देन 90% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन ऑफ प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर। इस कंडीशन को लिखने का फायदा ये है कि कंपनी अपने मेजर डाउन साइकिल से ना गुजर रही हो, यानी कि हम लोग फिल्टर आउट कर देंगे ऐसी कंपनीज जो कि अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा मेजर डाउन साइकिल से गुजर रही हो और उनका नेट प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा गिर गया हो। तो ये है हमारे कंप्लीट कंडीशंस और इनको क्वेरी वेल में लिखने के बाद जब हम लोग सारे कंडीशंस को रन करते हैं तो फिर हमारे पास जो लिस्ट निकल के आता है वो उन सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होता है। तो आइए एक नजर दौड़ाते हैं जो कंपनीज हमारे सामने निकल के आ रही हैं। पहले नंबर पे है बैंक ऑफ बड़ौदा, देन कैनरा बैंक, जिंदल स्टील, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, बजाज होल्डिंग्स, इंडसइंड, स्टेट बैंक, LIC, ONGC, फेडरल बैंक एंड ऐसे ही बहुत सारे अच्छे लार्ज कैप के स्टॉक्स। अब जब आपके पास टोटल 25 स्टॉक्स निकल के आ गए हैं जो कि लार्ज कैप हैं, जो कि अभी चीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं और जिन्होंने पिछले 5 सालों में अच्छा ग्रोथ हासिल किया है एंड जिनके मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बहुत अच्छी रही है पिछले 5 सालों में, उन कंपनीज के आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। इसके अलावा क्योंकि ये सारी कंपनीज लार्ज कैप की हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो अब जबकि हमारे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट निकल के आ गई है 25 शेयर्स की, तो हम लोग इन्हें खरीदने का डिसीजन किस बेसिस पे लें? क्या हम लोग अगले सुबह उठें और सारे 25 के 25 शेयर्स अपने लिए खरीद लें? इस बात का जवाब है बिल्कुल ना। आपने अभी अपने लिए शेयर्स को सिलेक्ट किया है, यानी कि वैसे शेयर्स का एक लिस्ट है हमारे पास जो कि करंटली बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे और हमारे बाइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बट क्योंकि ये सिचुएशन क्रैश वाली है तो हम लोग सारे फंड्स को एक साथ एलोकेट नहीं करेंगे, बजाय उसके हम लोग बारी बारी से शेयर्स खरीदेंगे, टुकड़ों में शेयर्स खरीदेंगे। यानी कि अगर आपको टोटल 15 शेयर्स खरीदने हैं तो आप उन्हें 3 या फिर 5 के लॉट्स में डिवाइड कर लेंगे और बारी बारी से कुछ दिनों के अंतराल पे आप इन इन्वेस्टमेंट्स को बैचेज में करते रहेंगे अपने लिए। अब सवाल ये है कि सबसे पहले किन शेयर्स को खरीदा जाए, तो इसे समझने के लिए हम लोग वापस से अपने डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं, सेम रिजल्ट के ऊपर, और वहां पे मैं आपको समझाता हूं कि इनमें से सबसे पहले किन स्टॉक्स को अपने लिए खरीदा जाए। तो ये है हमारी लिस्ट और इस लिस्ट को मैं सॉर्ट करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे। मैं इसे एक बार क्लिक करूंगा, अब ये सॉर्ट हो चुका है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि -12 सबसे ऊपर, देन -7, और ये फिगर ग्रेजुअली पॉजिटिव में टर्न हो जाएंगे जैसे हम लोग लिस्ट में नीचे की ओर जाएंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये ABL क्या चीज है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रुपीज अबव बाई लेवल, मैंने अपने लिए एक ऐसा लेवल सेट किया हुआ है जहां स्टॉक आते हैं तो फिर मैं उन्हें बाई करने के लिए कंफर्टेबल हो जाता हूं। अगर स्टॉक्स उस लेवल के भी नीचे मिल रहे हों तो मेरे लिए ये और अच्छी खबर है और अच्छी बात है। तो मुझे अगर कल के डेट में 3 स्टॉक्स खरीदने हैं तो मैं ऊपर से ये 3 स्टॉक्स को उठाऊंगा जिनका कि ABL वैल्यू -12, -7 एंड -3 चल रहा है, और ये स्टॉक्स होने वाले हैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, कोटक महिंद्रा बैंक एंड इंडसइंड बैंक। इसी तरीके से मेरे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के टाइम पे जो भी शेयर्स इस लिस्ट में ऊपर मिलेंगे मुझे, मैं उन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब नेक्स्ट अगर कोई शेयर अगली बार भी रिपीट होता है तो मैं उसे स्किप कर दूंगा और उसकी बजाय मैं चौथा शेयर उठा लूंगा, जो कि इस केस में HDFC बैंक होने वाला है। तो ये थी दोस्तों वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी जिसे यूज करते हुए आप अपने लिए एक बहुत ही बेहतरीन लार्ज कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में निफ्टी को बहुत ही कंफर्टेबली बीट करने की कैपेसिटी रखता है। आपको अगर भरोसा ना हो तो आप एक बार के लिए इन शेयर्स के लिस्ट को सेव करें अपने पास, कहीं सहेज के रखें और फिर वापस से 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद निफ्टी के कंपैरिजन में इन सारे शेयर्स का परफॉर्मेंस एक बार देखें। मैं ये पक्के तौर पे बोल सकता हूँ कि आप पॉजिटिवली सरप्राइज हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप भी अपने लिए एक बहुत अच्छी और सुदृढ़ लार्ज कैप की स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सजेशंस कॉमेंट बॉक्स के थ्रू हम तक जरूर पहुँचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।